हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डांस एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने घटना चक्र 2023 की सीरीज को शुरू किया है। और आज हम लोग उसमें टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उसे ना देखा हो तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में घटना चक्र की आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें आपको सभी क्लासेस मिलेंगी। साथ ही साथ भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन सभी पे जो है कि क्लासेस लगातार कैरी ऑन की गई हैं, चलाई जा रही हैं। और साथ ही साथ दृष्टि आईएएस और ध्येय आईएएस की जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उनको भी चलाया जा रहा है, जो आपके टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए बेहतर रेस्पॉन्स करेंगी। तो आप लोग उन्हें भी जरूर ज्वाइन कीजिए, जरूर देखिए उन्हें। और सभी की सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी उसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसे एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो जो इन मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के अधिवेशन लखनऊ में ही होने थे। तो दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यानी कि राजनीतिक स्तर पे कहीं ना कहीं संवैधानिक सुधारों के स्तर पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही कुछ सुधार करना चाहते थे और इन्होंने संयुक्त रूप से यह समझौता किया। और यही समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौते के नाम से जाना गया, या दूसरी भाषा में कहें तो कांग्रेस लीग योजना भी कही जाती है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता तो हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही पक्ष संतुष्ट हो जाए। और इसके फलस्वरूप जो जारी किया गया 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। और 1916 में जो यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और दोनों दृष्टियों से स्मरणीय था। ये दोनों ही दृष्टियों से स्मरणीय था। क्यों? क्योंकि पहली घटना इसमें क्या हुई कि उग्रवादी, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 के सूरत अधिवेशन में ही निकाल दिया गया था, उनका कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था। और दूसरी घटना महत्वपूर्ण कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग यानी हिंदू और मुस्लिमों की एकता के लिए जो प्रमाण थी, उनके मध्य भी एक समझौता हो गया। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि और दूसरी बात एक ध्यान दीजिएगा कि फिरोज शाह मेहता एक उदारवादी नेता थे, लेकिन वो उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे। वो कहते थे कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक जो है कि ये कभी नहीं हो सकता कि उग्रवादी उदारवादियों के साथ समझौता कर लें। ये एक संयोग का विषय है दोस्तों कि 1915 में फिरोज शाह मेहता जी की मृत्यु भी हो जाती है आकस्मिक रूप से, और साथ ही साथ 1916 में ही एक लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया। तो यहाँ पर लखनऊ मुस्लिम लीग और कांग्रेस, साथ ही साथ उग्रवादी और उदारवादी, इन दोनों के बीच में जो है कि एक समझौता हो गया। तो अब देखते हैं कि अतिवादियों और उदारवादियों अर्थात उग्रवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने महती भूमिका निभाई, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको भी पता है कि बाल गंगाधर तिलक स्वयं जो है कि एक अतिवादी थे, यानी उग्रवादी थे। लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा तिलक जी को एक सज़ा दी गई 14 वर्ष की, तो जब 14 वर्ष की सज़ा ये काट कर वापस आते हैं तो इनके जो रुख थे, इनका जो रवैया था वो थोड़ा नरम हो गया। यानी अंग्रेजी शासन के प्रति सहयोग करने की भावना से थोड़े से जागरूक हुए, और इसी लिहाज से इन्होंने कहा कि नहीं, उदारवादियों की रणनीतियाँ काफ़ी हद तक ठीक हैं, तो उग्रवादियों और उदारवादियों को एकजुट हो जाना चाहिए। तो इनकी बहुत बड़ी योगदान रहा इसमें। और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। यानी मोहम्मद अली जिन्ना भी चाहते थे कि मुस्लिम लीग जो है कि कांग्रेस के साथ जुड़ जाए, और तिलक भी चाहते थे कि उग्रवादी जो है उदारवादियों के साथ जुड़ जाएं। तो 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था यहाँ पे। और लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता ही रह गया। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद एक पृथक अस्तित्व बनाए रखा, और वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों
इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य तो करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग भी हो गया। जब असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया और जिसमें खिलाफत आंदोलन को शामिल कर लिया था, तो मुस्लिम लीग के जो समर्थक थे, मुख्य रूप से जिन्ना साहब, तो जिन्ना ने भी कह दिया था गांधी जी को कि देखिए, आप राजनीतिक जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन, उसमें आप खिलाफत आंदोलन जो कि एक धार्मिक आंदोलन है, इनको आपस में जोड़ रहे हैं और ये शायद काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। राजनीति में धर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी की अपनी विचारधारा थी, गांधी इससे बहुत ऊपर सोचते थे। उन्हें यह लगा कि एक ऐसा मौका है जो 1909 में मार्लियामेंटो सुधार के माध्यम से जो हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो गए पृथक निर्वाचन के माध्यम से, उनको आपस में एकजुट करने का एक बहुत ही बड़ा मंच है, बहुत बड़ा जो है कि एक मौका है जिसको गांधी भुनाना चाहते थे। तो इसी वजह से और अंततः लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया और वो कांग्रेस से फिर अलग हो जाती है। तो आइए अब हम लखनऊ अधिवेशन पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसे सॉल्व करते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ पर आयोजित किए थे? तो 1916 में लखनऊ में अधिवेशन आयोजित किए गए थे, इन दोनों के ही। और इसी में हम पढ़ेंगे कि 1916 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए, तो दोनों की ही जो अध्यक्षता एकजुट होकर अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की गई थी और लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। और आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो एसी मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की गई थी। और क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, किस वर्ष हुए थे? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुए थे और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखते हैं कि अतिवादी और उदारवादी अर्थात कि उग्रवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से शिल्पी कौन था? तो देखा जाए यहाँ पे एनी बेसेंट ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे तिलक भी ऑप्शन देता और एनी बेसेंट भी, तो आपके पास दो चॉइसेस थी, या तो आप दोनों आंसर लगा दीजिए अगर कूट में दिया हो तो, और अगर कूट में नहीं दिया है तो आप पहली प्रेफरेंस जो है कि तिलक साहब को दीजिएगा, क्योंकि तिलक का रोल सबसे अधिक था। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। और दो दृष्टियों से यह स्मरणीय था। पहली गतिविधि ये थी कि उग्रवादी, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 यानी कि सूरत अधिवेशन में अलग कर दिया गया था, उनका कांग्रेस में पुनः प्रवेश हो गया। और दूसरी गतिविधि इंपॉर्टेंट थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ। तो अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने महती भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पीकार भी माने जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो इसमें योगदान बहुत अधिक किसका किसका था? एक तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब का और दूसरा बाल गंगाधर तिलक जी का। तो बाल गंगाधर तिलक जी जो है कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिएगा कि इनकी भी जो मृत्यु हुई थी वो 1920 में हुई थी। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि तिलक ने कांग्रेस के कौन से अंतिम अधिवेशन को संबोधित किया, यानी कि उसको ज्वाइन किया। तो जाहिर सी बात है, जब इनकी मृत्यु 1920 में हो रही है तो ये 1919 के अधिवेशन में ही अंतिम रूप से शामिल हुए थे। और एनी बेसेंट की बात करें तो ये पहली महिला थी, भारतीय नहीं, केवल पहली महिला थी जिन्होंने 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी। और जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो कांग्रेस के 1916 में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को जो स्वीकार कर लिया गया था, यही एक दूरगामी परिणाम था कि आपने इसके परिणाम को स्वीकार कर लिया निर्वाचन क्षेत्र को। और आगे चल के जब नेहरू रिपोर्ट आती है 1929 में मोतीलाल नेहरू जी की, और उसमें इसी क्षेत्र इसी मांग को जो है कि आपने अस्वीकृत कर दिया। तो ये गलत बात थी कि आपको अगर अस्वीकृत ही करना था तो पहले ही कर लेते, आपने इतने साल तक क्यों उसे जो है कि अपनाया। तो ये एक दूरगामी परिणाम था जो आगे चल के काफ़ी समस्या लाता है। तो अगला हम देखते हैं कि लखनऊ समझौता 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए
प्रथम बार यानी कि पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो 1909 में क्या कर रहे थे, इसके विरोध में थे। तो इस बार इन्होंने स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी 1916 तक। और आरसी मजूमदार, रमेश चंद मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना की, और जबकि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की है। उन्होंने कहा कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निस्संदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाल दी जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया, और लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। तो ऐसी जो बात है, ये आलोचना के रूप में आरसी मजूमदार अर्थात रमेश चंद मजूमदार ने की है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया, वो कौन सा वर्ष था, तो 1916। क्योंकि देखिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, कौन सा सुधार था ये, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन तो दिया गया, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, और 1916 में जाके इसने पहली बार इसको स्वीकार कर लिया, और आगे चल के फिर 1929 में इसको रिजेक्ट करने की बात हो रही थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है। तो देखिए 1916 में समझौता जरूर हो गया था, लेकिन कुछ विचारों पे ये दोनों ही अलग अलग चल रहे थे, और 1922 तक ये मतैक्य बना हुआ था। यहाँ देखेंगे हम 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक मतैक्य का काल था। मतैक्य मतलब होता है कि विरोधाभास, विचारों में अंतर होना। तो लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा अपना, और वह मुसलमानों के लिए एक पृथक राजनीति अधिकारों की वकालत करती रही, और 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य तो कर रहे थे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया, और लीग ने पुनः अपना रास्ता पकड़ लिया पुराना वाला। तो कहने मतलब हो गया कि यहाँ पर लीग जो है कि केवल और केवल कोटा पूर्ति कर रही थी कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस भी कोटा पूर्ति कर रही थी, तो दोनों को ही आगे चल के अलग होना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में गलत है, यानी असत्य है। असत्य का मतलब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही होंगे और एक स्टेटमेंट गलत होगा, वो हमें चूज करना है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, यही पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया कि इन्होंने तो अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर जो असत्य पूछा जा रहा है वो यही स्टेटमेंट है, ए वाला। आगे देखते हैं, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ, बिल्कुल, जिसमें तिलक जी की और एनी बेसेंट की, किसकी, एनी बेसेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। तीसरा है, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, बिल्कुल 1916 में ही उनको अवगत कराया गया, और आगे चल के उन्होंने 1917 में ही चंपारण में पहला सत्याग्रह जो है कि आयोजित किया, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो गया ए, ये पहला ही स्टेटमेंट गलत है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी 1916 में। और आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 हो रहा था उसमें जो है कि अवगत कराया गया महात्मा गांधी जी को। अच्छा, कलकत्ता अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे यानी दादा भाई नौरोजी साहब, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, और कलकत्ता अधिवेशन में ही सबसे पहले स्वराज की बात की गई थी कांग्रेस अधिवेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट था। और सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये रास बिहारी जो है कि घोष के द्वारा की गई थी, रास बिहारी घोष के द्वारा। और यहाँ पे जो उग्रवादी थे और जो उदारवादी थे उनके बीच में जो है कि अलगाव हो गया था। और बनारस अधिवेशन 1905, इसकी अध्यक्षता जी.के. गोखले साहब के द्वारा की गई थी, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। तो ये 4 प्रश्न यहाँ से और निकल के आए। और अगले चैप्टर को हम देखते हैं, तो हमारा अगला चैप्टर है होम रूल लीग आंदोलन, जो कि होम रूल का मतलब था स्वशासन का जो आंदोलन था, स्वशासन, तो अपने होम रूल था। तो अब हम इस पे पढ़ेंगे, जिसमें एनी बेसेंट और तिलक जी, इन दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा।
अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की, क्योंकि इन दोनों का मानना था कि अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे, तिलक और एनी बेसेंट, तो हो सकता है इनके समर्थकों, इनके फॉलोअर्स या इनके खुद के अपने विचारों में विरोधाभास हो सकता है और ऐसे में राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने विचारों में विरोधाभास ना हो, मतैक्य ना हो, तो इन्होंने अलग अलग स्थापनाएं की लीग की। और दूसरी बात, एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले लीग की स्थापना किसने की, तो तिलक साहब ने की थी, क्योंकि ईयर तो सेम है। देखिए, ईयर तो 1916 है लेकिन मंथ अलग अलग है। तो तिलक ने तो अप्रैल में की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर में की थी। तो ये प्रश्न बन जाते हैं। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार प्रसार किया। तो मराठा केसरी तो आपको पता रहती है कि तिलक साहब की थी, लेकिन कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये आपको याद रखना है, ये एनी बेसेंट की जो है कि पत्रिका थी। और तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा साहब थे और सचिव एनसी केलकर जी को बनाया गया था। जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडल साहब थे। और तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्यक्षेत्रों का बंटवारा भी, अपने अपने कार्यक्षेत्रों का जो बंटवारा भी किया था। क्यों कर दिया? क्योंकि वही जो मैंने आपको कारण बताया कि इनके आपस में विरोधाभास न हो सके। और तिलक ने लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, जिसमें बम्बई को छोड़ दिया गया था, मध्य प्रांत और बरार थे। यानी तिलक की जो शाखा थी, यानी कि जो होम रूल लीग था, वो बहुत बड़े विस्तारित क्षेत्र में नहीं था, सीमित क्षेत्र में ही था। और देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे आए। यानी एक बड़ा क्षेत्र जो है कि लगभग 200 शाखाएं इन्होंने खोली थी अपने पूरे देश में। दोनों लीग ने अपने विलय नहीं किया, दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में स्पष्ट लिखा था कि उनके, यानी कि तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इसीलिए हम चाहते थे कि अलग अलग काम होते रहना चाहिए। और होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर एक उत्तरदायी शासन और प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। तो ये जो है कि इनके अनुसार स्वराज का अर्थ था। कैसा था? कि स्थानीय था और प्रांतीय था एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन की व्यवस्था की जाए। जैसे गोरों द्वारा डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो विदेशी संबंध होते थे किसी देश के, मतलब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के विदेशी संबंध तो ब्रिटिश सरकार देखेगी, लेकिन जो आंतरिक संबंध है या आंतरिक जो है कि कानून व्यवस्था है, चाहे वो राज्य के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, ये वहाँ की जनता के द्वारा ही देखा जाना चाहिए। तो तिलक और एनी बेसेंट भी चाहते थे कि भारत के जो बाहर के संबंध, विदेशी संबंध, वो ब्रिटिश सरकार देखे, लेकिन अंदर के जो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जो संबंध है, यानी कि जो कानून व्यवस्था है, उसे भारतीय लोगों के द्वारा ही प्रशासित किया जाना चाहिए। तो ऐसी इन लोगों की डिमांड थी। तो आगे होम रूल जो आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रख के धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक हुआ था। और इसी दौरान 1916 में यह जो आंदोलन था वो काफ़ी लोकप्रिय रहा। और आगे चल के हम देखेंगे इसका जो योगदान था कि वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक अच्छा मौका था। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम भी दिया, तो कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल कहा। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी, और एनी बेसेंट इसकी 1889 में आगे बन के सदस्यता इन्होंने ग्रहण की और ये सदस्य बन जाती हैं। तो आइए अब हम इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया सर्वप्रथम, और ये आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1991, 1993 और भी आगामी बहुत सारी परीक्षाओं पूछे गए थे, जो आप देखेंगे प्रश्न। तो यहाँ पे सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि एक तो अप्रैल में शुरू की गई थी और एक सितंबर में शुरू की गई थी। तो अप्रैल में किसने शुरू की? तिलक साहब ने शुरू की थी सबसे पहले 1916 में, और दोनों ही 1916 में आयोजित की गई थी। और यहाँ पर
सितंबर में किसने शुरू की थी? तो एनी बेसेंट ने शुरू की थी। तो इसीलिए पूछा जा रहा है जब पहला, तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए वैसे तो नियम के अनुसार यानी कि इसमें देखा जाए तो आंसर तिलक होना चाहिए था। यहाँ पे भी लिख रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया, और यद्यपि होम रूल लीग स्थापना वर्ष जो है कि सबसे पहले सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा की गई थी। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि जो आयोग आंसर लेता है अक्सर फिर उसी आंसर को रिपीट करता है, तो आपको भी फिर यहाँ पे एनी बेसेंट को ही मानना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए थे। ठीक है, किसके नेतृत्व में किए गए थे? तो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में किए गए थे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 2 की, ये भी पढ़ते हैं कि अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा जो है कि अपनी अपनी होम रूल लीग स्थापित की गई थी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका के माध्यम से इसका प्रचार किया, और जबकि तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एनी बेसेंट मुख्य रूप से संबद्ध रही किससे? सविनय आंदोलन? नहीं। गृह शासन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि इसी को होम रूल शासन भी कहते हैं, यानी होम रूल लीग, यानी होम मतलब घर और रूल मतलब शासन, तो गृह शासन इसका अर्थ बनता है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम। एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन यानी होम रूल आंदोलन से संबद्ध थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी, और होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन भारत में लोकप्रिय रहा वह कौन सा आंदोलन था? तो होम रूल आंदोलन, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था दोस्तों, वो तो हो रहा था 1914 से 1918 के बीच, और होम रूल आंदोलन इसी दौरान 1916 में चल रहा था, और इसलिए ये काफ़ी लोकप्रिय रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो देखिए तिलक साहब का भी था, एनी बेसेंट का भी था, और सुब्रमण्यम अय्यर साहब का भी था, जो तिलक की पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन टी.एस. अलकाट का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, क्योंकि ये जो संबंधित थे ये किससे संबंधित थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे, न कि होम रूल आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? तो देखिए यहाँ पे एनी बेसेंट भी हैं, सुब्रमण्यम अय्यर साहब भी हैं, और बीजी तिलक भी है। लेकिन आपके सी.आर. दास जी ये इससे जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि सी.आर. दास जो थे उन्होंने खुद 1923 में अपनी एक स्वराज पार्टी गठित की थी। क्या गठित की थी? स्वराज पार्टी। जब इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया तब इन्होंने स्वराज पार्टी गठित की थी। चितरंजन दास इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 देखते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, जहां उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराया, वहीं उग्रवादी और उदारवादियों के बीच भी समझौता कराया। तो ये उनकी एक राजनीतिक शक्ति का जो कि प्रदर्शन था कि इस संगठन की कितनी मान्यता बढ़ रही है, यानी कितनी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि लोग इसकी बातों को समझ रहे हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, बिल्कुल ठोस योजना रखी थी। ये कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत हमें धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, ये सभी प्रकार की चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। केवल वैदेशिक संबंध ब्रिटिश सरकार देखे, लेकिन बाकी जो संबंध है वो सारे के सारे हम भारतीयों के द्वारा देखे जाने चाहिए। तो यही था होम रूल आंदोलन, और इसकी जो विस्तृत व्याख्या जो रखी गई थी ये 1914 में कॉमनवेल्थ पत्रिका में किसने बताया था? कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट के माध्यम से बताया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय, केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? क्या असत्य का मतलब हो गया यहाँ पे कि क्या गलत है, हमें यह ढूंढना है।
सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी, बिल्कुल प्रस्तुत की थी। कॉमनवेल्थ जो हमने बताया अभी आपको कि कॉमनवेल्थ के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत की थी। दूसरा देखेंगे कि तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी दोस्तों क्या बम्बई को छोड़ दिया गया था इनके माध्यम से, तो दूसरा भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, यह बात भी सही है। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रहीं, बिल्कुल दोनों में मतभेद होने के बावजूद भी दोनों लीग अपने कार्य को अलग अलग कर रही थी। अब यहाँ पे स्टार है क्योंकि यहाँ पर क्या आंसर माना जाएगा भाई, चारों ही स्टेटमेंट तो सही है, तो आंसर यहाँ पे कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तो हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना बनी थी वो बेसेंट ने बनाई थी, एनी बेसेंट ने। और स्वशासन आंदोलन का प्रारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत एक ठोस कार्यक्रम बनाया, और इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु ही 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई और दोनों ही एक दूसरे की पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 महीने बाद सितंबर में 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित की और तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी, जबकि देश के बाकी हिस्से में एनी बेसेंट की लीग सामने आई और यहाँ पे लगभग इन्होंने 200 शाखाएं खोली थी, लगभग 200 शाखाएं। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था, कमज़ोर था। जाहिर सी बात है, जब आप विस्तृत स्तर पे, बड़े स्तर पे कोई काम कर रहे हैं तो उसका नेतृत्व तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है एकजुट बनाए रखना, और तिलक छोटे से स्तर पे काम कर रहे थे लेकिन उसका नेतृत्व तो बहुत मजबूती से उन्होंने बना रखा था। और कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्यक्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय आपस में नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट ने स्पष्ट भाषा में कहा था कि उनके अर्थात तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे और तिलक के बीच में कोई भी तगड़ा या किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। और इस प्रकार तिलक और बेसेंट में मतभेद नहीं थे और दोनों की लीग अलग अलग काम कर भी रही थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। कब मिला दिया गया था भाई? मिलाया ही नहीं गया था, क्योंकि दोनों का कभी विलय हुआ ही नहीं था। दोनों ने समाप्त जरूर कर दी, दोनों ने जो है कि समाप्त कर दी, असहयोग आंदोलन के पास आते आते 1920 उसके आसपास समाप्त कर दी, लेकिन विलय कभी नहीं हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं बनेगा। और अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था ये एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और अगले प्रश्न को देखते हैं 12 नंबर, एनी बेसेंट के बारे में है, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। बिल्कुल सही। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापिका थी? नहीं, संस्थापिका नहीं थी, ये आगे चल के एक सदस्य बन जाती हैं, क्योंकि 1875 में, कब? 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावट्स्की के माध्यम से हुई थी, न कि एनी बेसेंट के माध्यम से। ये तो आगे चलकर इसकी सदस्य बन जाती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता भी की है, बिल्कुल 1917 में पहली बार एक महिला ने जो अध्यक्षता की वो एनी बेसेंट थी। तो 1 और 3 दोनों सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आप देखेंगे कि एनी बेसेंट जो है कि होम रूल जो आंदोलन था उसे प्रारंभ किया 1916 में इन्होंने, सितंबर में, और मद्रास में इसकी शुरुआत की। और इससे पहले हालांकि तिलक ने 1916 अप्रैल में शुरू कर दिया था, पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग जो है कि क्षेत्र में काम कर रहे थे, और इनका जो मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता भी सौंपी गई थी, जो प्रथम महिला के रूप में इनको चुना गया था। और आगे बात करें तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल अल्काट ने की थी, और एनी बेसेंट 1889 में उसकी सदस्य बनी थी, संस्थापक नहीं थी वो किसी भी स्तर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग, जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी उसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो होम रूल लीग थी
अखिल भारतीय जो होम रूल लीग थी उसने एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन के रूप में था, और एनी बेसेंट के द्वारा जब इसकी स्थापना सितंबर 1916 में की, और तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार की 6 शाखाओं तक सीमित किया। बाकी पूरा हिस्सा जो देश का था वो एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आया। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया, यानी असेंबली जो एक रख दिया, स्वराज सभा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं अगला कोई प्रश्न है या नहीं। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आ रहे हैं हमारे महत्वपूर्ण जो है कि कैरेक्टर, गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कल की क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे भी शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की रोज़ आपको अपडेट सुबह 9 बजे मॉडर्न हिस्ट्री की मिलती है। बाकी हम लोग टेस्ट सीरीज़ वगैरह ये भी चीज़ें करा रहे हैं जो आपकी सुबह 7 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे, ताकि आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके और आपका प्रीलिम्स इस बार रुके ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।